जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाल ही में एएनआई की नेशनल सिक्योरिटी समिट में एलएनटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुन चंदानी ने भारत के आने वाले मेल यूएवी प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की तीनों ही सेनाएं 87 मेल ड्रोन खरीदने की प्लानिंग कर रही है और इस प्रोजेक्ट में उनकी कंपनी एलएनटी और अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात उन्होंने कही कि सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रोन की कीमतों को लेकर। ऐसे में दोस्तों उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन की कीमत हमारी बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगी, क्योंकि भारत की डिफेंस खरीद में सबसे कम कीमत वाला यानी कि L1 ही जीतता है। यानी कि दोस्तों ड्रोन को तभी चुना जाएगा जब वो बाकी की कंपनियों से सस्ता हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ड्रोन में भारतीय सब सिस्टम्स लगाए जाएंगे, इसकी कीमत कम की जाएगी और भारत की इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा मिलेगा। आगे दोस्तों एलएनटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि उनकी कंपनी चाहती है कि ड्रोन्स भारत में बने, भारत के पार्ट लगे हों, भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर और एविनिक्स सब कुछ उसमें भारतीय लगे, ताकि ड्रोन सस्ता भी बने और भारत की यूएवी इंडस्ट्री आगे बढ़े। दोस्तों आज भारत में 24 से ज्यादा कंपनियां मेल यूएवी को बना रही हैं, इसीलिए विदेशी कंपनियों पर प्रेशर है कि वो लोकल कंटेंट बढ़ाएं और कीमत घटाएं। दोस्तों इसके अलावा सुबह से एक अपडेट चल रही थी कि इंडियन एयरफोर्स ने 400 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का ऑर्डर दिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 8,000 करोड़ रुपए होगी। हालांकि ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, लेकिन फाइनली इस बारे में कंफर्मेशन हो गया है कि ये एक झूठी न्यूज है जिसे गलत तरीके से प्रसारित किया गया है। एक्चुअल में दोस्तों एक वेबसाइट है जिस पर हैकर्स ने अटैक किया और उनके कंटेंट के साथ छेड़खानी करी। इस वेबसाइट का नाम है ADU, जो कि एक जानी मानी डिफेंस वेबसाइट है और इसी वेबसाइट को हैक करके इसमें इस तरीके के झूठे कंटेंट को जोड़ दिया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने 400 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है और कंफर्म ऑर्डर दे दिया है। तो इस तरीके की न्यूज़ दोस्तों कभी कभार भ्रामक होती है और हमारा फर्ज है कि आप तक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना। तो ऐसी अफवाह पर विश्वास ना करें। वही दोस्तों भारत सरकार अगले वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए डिफेंस बजट में पूरे 20% की बढ़ोतरी करने की मांग करने वाली है। और ये फैसला दोस्तों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये जानकारी दोस्तों खुद दी है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। उन्होंने कहा कि हम बहुत कठिन पड़ोस में रहते हैं और हर साल मिलने वाला सामान्य 10% की बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा। अगले कुछ सालों तक बजट में लगभग 20% की वृद्धि की जरूरत है, ताकि हमारी सेनाओं की जरूरतें पूरी हो सके। और इवन दोस्तों उन्होंने एक चीज और कही है यहाँ पे, अगर दोस्तों कंपनियां सही समय पर हथियार नहीं देती हैं, खास करके इमरजेंसी खरीद में जहां 1 साल में डिलीवरी की जरूरत है, तो सरकार कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। उन्होंने बताया कि भारत ने 6.8 लाख करोड़ का डिफेंस बजट रखा है, जिसमें कि 1.8 लाख करोड़ सेना के आधुनिक हथियारों के लिए है। ये बजट पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। जीडीपी का लगभग 1.9 हिस्सा डिफेंस पर खर्च होता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि अब भारत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और समय पर डिलीवरी भी बेहतर हो रही है। यही नहीं दोस्तों, राजेश कुमार सिंह ने विदेशी हथियार कंपनियों के लिए भी साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत ज्यादातर पैसे देश के अंदर ही खर्च करेगा और विदेशी कंपनियों को भारत में को प्रोडक्शन यानी कि भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाना होगा। रशिया के बारे में उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते पुराने हैं और आगे भी जारी रहेंगे। जरूरत के हथियार रशिया से भी खरीदे जाएंगे और अमेरिका से भी। और पिछले 10 साल में भारत ने अमेरिका से $30 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने बताया कि नई पॉजिटिव इंडियनाइजेशन की लिस्ट जारी होने वाली है। अब तक 5 लिस्टें जारी हो चुकी है। 509 हथियार और सिस्टम के इंपोर्ट पर रोक लग चुकी है। इनमें से लगभग 50% आइटम अब भारत में बन चुके हैं। नई लिस्ट जल्द ही आने वाली है ताकि भारत में डिफेंस प्रोडक्शन और बढ़ सके। वहीं दोस्तों एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की कमी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन अभी हम लो 30s में हैं। फिर भी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी लड़ाकू क्षमता को कम नहीं होने दिया और कई स्मार्ट तरीके अपनाए। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हम अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेप यह है कि हर एयरक्राफ्ट से दिन में 6 सॉर्टीज यानी कि दिन में 6 सॉर्टीज हर एयरक्राफ्ट उड़ाने जरूरी है। और ये तैयारी मीडियम ड्यूरेशन वॉर के लिए की जा रही है। इसमें कम संख्या वाले विमानों से भी ज्यादा मिशन पूरे किए जा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स अपने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर पर ज्यादा फोकस कर रही है। इससे पायलट की स्किल बनी रहती है और असली विमान के उड़ान घंटे बचते हैं, यानी कि कम स्क्वाड्रन के बावजूद तैयारियां इफेक्टेड नहीं होती हैं। एयर मार्शल ने आगे बताया कि ये उपाय टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी है, ताकि हमारी कॉम्बैट क्षमता किसी भी तरीके से कम ना हो। जब तक नए एयरक्राफ्ट नहीं आ जाते तब तक इंडियन एयरफोर्स को इन्हीं तरीकों से अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। आगे की तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना फाइटर जेट बेड़े को अपग्रेड कर रही है, बेहतर मेंटेनेंस से एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है, आधुनिक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस और मजबूत होगी।
वहीं दोस्तों तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन की रफ्तार अब और बढ़ने वाली है। अगला यानी कि 5वां GE404 इंजन दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में HAL के बेंगलुरु प्लांट में पहुंच जाएगा। F404 इंजन दोस्तों आप सबको मालूम है कि इसी पर हमारी तेजस मार्क 1A की पूरी फ्लीट जो है वो डिपेंड करती है और अब GE ने एक बार फिर से प्रोडक्शन लाइन चालू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2026 यानी कि अगले साल से 20 इंजन हर साल भारत को मिलेंगे और 2027 से 24 इंजन हर साल GE भारत को देगा और ये HAL को हर साल 16 से 24 तेजस मार्क 1A बनाने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अब एक और बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट फेज में पहुंच चुका है। तेजस मार्क 2 का दोस्तों पहला प्रोटोटाइप इस समय कड़े ग्राउंड टेस्ट से गुजर रहा है। ये टेस्ट फाइनल असेंबली से पहले किए जाते हैं ताकि सभी सिस्टम पूरी तरह से चेक हो सके। इन ग्राउंड टेस्ट में शामिल है एवियोनिक्स सिस्टम चेक, हाइड्रोलिक टेस्ट, लैंडिंग गियर चेक, पावर सिस्टम की वैलिडेशन। इन सब का मकसद है कि बाद में होने वाले टैक्सी टेस्टिंग और फ्लाइट ट्रायल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सब कुछ समय पर चलता है तो पहला तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप मार्च 2026 के अंत तक रोल आउट हो सकता है और अगर थोड़ा सा मामूली डिले होता है जैसे किसी कंपोनेंट या सिस्टम की कैलिब्रेशन में तो रोल आउट मिड 2026 यानी कि जून तक हो जाएगा। और रोल आउट के बाद दोस्तों शुरू होगा एक बड़ा सिस्टम वेरिफिकेशन फेज जहां कई तरीके के टेस्ट होंगे, यानी कि इसमें लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल, इंजन थ्रस्ट की जांच करना, फ्लाइट कंट्रोल रिस्पांस, ब्रेकिंग और रनवे परफॉर्मेंस। ये सब सिस्टम अगर पूरी तरह सफल हो जाते हैं तो उसके बाद एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार होगा। मौजूदा टाइमलाइन के हिसाब की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। अगर थोड़ा सा शेड्यूल आगे खिसकता है तो फिर 2027 में इसका पहला फ्लाइट ट्रायल हो सकता है। बात साफ हो जाती है कि तेजस मार्क 2 अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 2 साल इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को नई ताकत देगा, ज्यादा रेंज, ज्यादा हथियार और ज्यादा मारक क्षमता के साथ। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स को तुर्की से 2 नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर्स में ले जा रहे हैं। इनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि ये सिस्टम वही है जो मई 2025 में भारतीय वायुसेना के द्वारा नूर खान एयरबेस पर किए गए स्ट्राइक में खत्म हो गए थे और इनके खत्म होने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमांड एंड कंट्रोल क्षमता को बड़ा झटका लग गया था। दरअसल दोस्तों अगर बात करें इस NGMMCC की तो ये मोबाइल कंट्रोल सेंटर मॉडर्न एयर वॉरफेयर में काफी काम आता है। इसमें AI बेस्ड मॉनिटरिंग, तेज डिसीजन मेकिंग, बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बेस्ड कमांड क्षमता होती है, यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए चलते फिरते एयरबेस कमांड हब्स की तरह काम करता है। और इवन दोस्तों यहाँ पर तुर्की के द्वारा तुरंत इन्हें नए सिस्टम देने का फैसला ये बताता है कि किस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत होती जा रही है और इवन दक्षिण एशिया में तुर्की भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स दोस्तों सिर्फ अपने पुराने सिस्टम को नहीं बदल रही बल्कि उन्हें और मॉडर्न करती जा रही है, जिनमें कि ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी वो कर रहे हैं, AI पावर्ड कमांड सिस्टम पर काम कर रहे हैं और वो अपने एयर डिफेंस कंट्रोल को बेहतर बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव के तरीकों को अपना रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान अपना C2 नेटवर्क और भी ज्यादा सर्वाइवल और तेज बना रहा है। दोस्तों DRDO अब एक AI पावर्ड नेक्स्ट जनरेशन की क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है और ये मिसाइल दोस्तों खुद ही सोचेगी, खुद ही इंटरेक्ट करेगी और खुद से टारगेट को चुनकर हमला करेगी। यानी कि दोस्तों DRDO अब आने वाली क्रूज मिसाइलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ रहा है। इससे ये मिसाइलें एक दूसरे से बात कर पाएंगी, खुद टारगेट चुनेंगी, झूठे GPS या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से धोखा नहीं खाएंगी और स्वाम्स में हमला कर पाएंगी। DRDO के अनुसार ये मिसाइलें थिंक, टॉक एंड टीम अप करेंगी, यानी कि एक साथ मिलकर दुश्मन पर स्मार्ट स्ट्राइक करेंगी। दोस्तों जो मौजूदा हमारे पास मिसाइलें उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें निर्भय और ब्रह्मोस की तो ये GPS, INS और सीकर्स पर निर्भर होती हैं। GPS स्पूफिंग में इनकी एक्यूरेसी 50% तक गिर जाती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जोन में नेविगेशन मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन कमियों को दूर करेगा DRDO का AI जनरेशन। बाकायदा दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम निर्वाणा स्वाम रखा गया है, जो कि एक नया AI प्रोजेक्ट है और AD और RCI मिलकर निर्वाण स्वाम नाम की AI सिस्टम बना रहे हैं। इन मिसाइलों में एज कंप्यूटिंग न्यूरल नेटवर्क दिए जाएंगे। मिसाइलें खुद टारगेट पहचानेंगी, येलो V8 जैसी कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। बात साफ हो जाती है दोस्तों, DRDO की AI क्रूज मिसाइल भारत की मारक क्षमता को पूरी तरह बदल देगी। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि एक स्मार्ट, खुद सोचने वाली हथियार प्रणाली होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।